नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम गुजरात। गुजरात लॉबी ने सोचा नहीं होगा कि एक नौजवान उनकी हालत खराब कर देंगे। ये जैन जी पूरा सीन बदल देंगे। गोदी मीडिया को बहुत भारी पड़ गया, अंजना ओम कश्यप को बहुत भारी पड़ गया टीचरों से टकराना। आज मैं आपकी मुलाकात उन्हीं में से एक टीचर से करा रहा हूं जिस पर अंजना ओम कश्यप ने मुकदमा किया है। और दिल थाम के सुनिएगा कि उस नौजवान ने कैसी धज्जियां उड़ाई हैं इनकी। चलते हैं अभिनय शर्मा के पास। एक एक करके परत खोलेंगे और आपको पता चलेगा सरकार आपसे कितना झूठ बोल रही है। तो आज मैं आपको सीधा उनके पास ले चलता हूँ। अभिनय भाई, बहुत बहुत जी जी शुक्रिया आपका कि जी। आज आप मेरे प्रोग्राम में जोड़े। मैं तो बड़ा दीवाना था आपका, पढ़ता अरे रहता था, देखता रहता था कि क्या नौजवान है, क्या क्रांति है। अभिनय भाई, जी। ये जो है गेहूं के संग बधुआ पिसता है और आप लोगों के चक्कर में मैं पिस गया। लड़ाई टीचरों की थी और 4 पीएम पता नहीं कहां से आ गया। मैं अभी इन सब मुद्दों पे पहले बाद में बात करूंगा, लेकिन पूरे दुनिया के दर्शक आज ये जानना चाहते हैं कि एक नौजवान अभिनय मैथ, इसने ये चर्चा का विषय था कि इसने हजारों बच्चे जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, आज के टाइम में ये गोदी मीडिया जरा जरा से पैसों के लिए अपनी नैतिकता दांव पे रख रही है। उस शख्स ने एक झटके में अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिया जहां लाखों करोड़ों रुपए कमाई हो सकती थी और गरीब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का फैसला किया। तो विवाद के बाद में बात करूंगा, पहले इस फिलॉसफी को समझाइए। ये फिलॉसफी कहां से आ गई, हजारों बच्चों की कोचिंग बंद कर देना, जबकि कोचिंग उद्योग बन गया था, लोग नोट छाप रहे थे। आपने इतना कड़ा फैसला इस नौजवान रूप में कैसे ले लिया? मैं जी 2012 से मुखर्जी नगर में पढ़ा रहा हूँ और उससे पहले भी पढ़ाता था और मैंने गणित की किताबें भी लिखी हैं। मेरे नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा हुआ, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ जो आज आप देखते होंगे ट्विटर पे हमसे पूछा जाता है हमने क्या किया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस वक्त आप शिक्षा व्यवस्था की कमियां उजागर करने लगे हैं, आप स्वास्थ्य व्यवस्था पे उंगली उठाने लगे हैं, जहां सरकार विकसित भारत के सपने को बेच रही है और आप ये बताने लगे कि ये सिर्फ एक सपना है, सरकार ठीक काम नहीं कर रही, तो लोग आप पे पर्सनल अटैक करेंगे। तुम क्या करते हो, तुम्हारी तो कोचिंग है, तुम तो पैसा लेते हो। यहां तक कि मैं अभी एक ट्वीट पढ़ रहा था संजय जी, जहां पे लिखा हुआ था कि अभिनय शर्मा ये अभिनय शर्मा से पूछो कि क्या इसके पिताजी इसको दूध चटनी नहीं देते तो क्या ये पिताजी बदल देता। इस तरीके के कमेंट सोचिए आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि बाप से बच्चे का रिश्ता जन्म से होता है, जिंदगी भर का होता है। वोट दे के बाप नहीं बनाया जाता। जो लोग ये बात करते हैं, तो बाप बदलना और सरकार बदलना या सरकार की खामियों के खिलाफ लड़ना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आज इस देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप मीडिया में जाकर के अगर सरकार की कमियों की बात करेंगे तो सबसे पहले आप पे उंगली उठाई जाएगी। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बेस यही था। लोग शायद अब मुझे जान पाए, लेकिन मैंने पहला वीडियो 2017 में बेरोजगारी पे जारी किया कि जिस तरीके से मोदी जी बात करते हैं कि स्टूडियो के बाहर बैठा पकौड़े तल रहा व्यक्ति को रोजगार कहेंगे या नहीं कहेंगे, उस वक्त मैंने मोदी जी की सोच पे चोट की थी। मैंने पता है यहां तक कहा था कि एक दौर आएगा जब मोदी जी कहेंगे लोगों को कि अब सरकारी नौकरी भी आप 5 साल के लिए करेंगे, घर चले जाएंगे। मैंने उस वीडियो में कहा था कि कल को लोगों को कह दिया जाएगा जो ऑलरेडी सरकार में नौकरी कर रहे होंगे कि आपकी तनख्वाह आधी हो जाएगी, करना है तो करो, मत करो। यानी इनकी जो ये सोच है ये बता रही है कि लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाएंगे। आज हम वहीं खड़े हैं। जो ये इकोनॉमी क्रैश, इकोनॉमी खतरे में कहा जा रहा है, वो दिन दूर नहीं जब हमें ये कह दिया जाए कि अब लोगों की सैलरियां कम होंगी। ये तो हो ही गया है कि अग्निवीर 4 साल के लिए आउटसोर्सिंग उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आज जो सिस्टम इतना कम अकाउंटेबल बचा है उसकी वजह ही ये है कि आउटसोर्सिंग पे बहुत फोकस किया जा रहा है। सरकार सबसे ज्यादा फोकस आउटसोर्सिंग पे कर रही है। सरकार जहां अपनी कठिन नीतियों को बनाने के बजाय, उनको लागू करने के बजाय सिर्फ इवेंट मैनेज का काम कर रही है, पीआर करा करके। आप देख सकते हैं कि रात 4 सिलेंडर पे सब्सिडी हुई तो ये दिखाया जा रहा है आपको कि 4 सिलेंडर पे सब्सिडी हुई है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जिनको सब्सिडी नहीं मिल रही वो खुश हो जाएंगे कि देखिए मुश्किल दौर में भी सरकार ने 4 सिलेंडर पे सब्सिडी दी। कोई नहीं बता रहा कि 2016 में ये 12 थी, 25 में 9 हुई और अब 4 पे आ गई बात। तो यही सब बातें थी। मैंने 2017 में अपना पहला वीडियो बनाया। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं संजय जी, जैसे लोग आज कहते हैं रील शॉर्ट का जमाना है, शायद टीचर्स या अभिनय शर्मा, मैं अपनी ही बात करूंगा, आज आपने मुझे इनवाइट किया है और इतना सम्मान दिया है, तो कि लोग कहें कि मैंने रील शॉर्ट्स का जमाने में रिलेवेंस रहने के लिए करता हूं।
तो मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मेरा पहला वीडियो वायरल था। मैं वो आदमी हूं जिसका पहला वीडियो वायरल था, जिसके पहले वीडियो के व्यू आज भी सबसे ज्यादा है उसके चैनल पे। आप उस आदमी से ये कहेंगे जिसने, जिस वक्त रील शॉर्ट का जमाना नहीं था, जियो का उतना विस्तार नहीं था, उस वक्त 7 महीने में 1 मिलियन लोगों को जोड़ लिया था सिर्फ अपने गणित के दम पे। आसान चीज नहीं थी। सरकारी नौकरी छोड़ के आया था मैं। मेरी ज्वाइनिंग थी डबल एओ की। मैं अच्छा। उससे पहले मुंबई में चर्च गेट में जीएसटी में इंस्पेक्टर था। अरे उस वाह। टाइम एक्साइज हुआ करता था। वो छोड़ के मैं आया था। उसके बाद भी मेरे पास एक नौकरी थी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की। ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट होती है। मैंने वो नौकरी भी नहीं की क्योंकि उस दौर में भी ऐसा था कि ऑफलाइन कोचिंग्स में 20-20, 30-30 हजार फीस ली जा रही थी। तो मैंने कहा यार हम इतना अच्छा पढ़ाते हैं, ये मुझे ही पता था बस कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं बहुत कम बच्चे पढ़ाता था। आप देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि आपकी प्रतिभा को लोग नहीं पहचान पाते, आपको उसके लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मैंने भी किया है वो, कि 5 से 7 साल लग गई वहां पहचान बनाने में, जहां मुझसे कम ज्ञान रखने वाले लोग करोड़ों के मालिक बन रहे थे। हम उस दौर में भी नहीं बिके थे। उस दौर में भी बड़ी बड़ी कोचिंगें थी जिन्होंने हमें बुलाया अपने और कहा कि इतनी सैलरी देंगे। हमने पूछा कि क्या करना होगा, क्या क्या काम है, तो क्या अरे अब सैलरी दे रहे हैं कुछ भी करा लेंगे। उस वक्त भी हमने कहा कि कुछ भी तो हम करोड़ों में भी नहीं करेंगे। उस वक्त सोचिए एक बच्चा था मैं, 22-23 साल उम्र थी मेरी, और मैं अपनी कोचिंग चलाता था। आप भी जानते हो कि ऑफलाइन कोचिंग चलाना कितना टफ काम होता है। लोग जो है आपके पीछे पड़े रहते हैं। उस दौर में भी हम ये हिम्मत करते थे क्योंकि हमारा उस दौर में भी सच्चे थे। कोई बात नहीं साहब, नौकरी छोड़ के आए, बहुत मुश्किलों का दौर हमने भी देखा। 10-10 रुपए के रिचार्ज के लिए भी परेशान थे। हम नहीं रोते, ये हमने गरीबी नहीं बेची। हमने जो भी किया तो ये नहीं किया कि यार 1 केला दूंगा लेकिन 10 रील कटेंगी तब 1 केला दूंगा। वो लोगों को नहीं पता आज, इसलिए आपने सम्मान के साथ बुलाया तो बताना जरूरी है। तो 2017 से लेकर के 18-19 हमने भी ऑफलाइन पढ़ाया। हमारा भी दौर आया साहब। दौर ऐसा आया कि एक टाइम में 7,000 बच्चे सामने बैठे हैं। 28 ब्रांचेज खुल गई 1 साल के अंदर। पटना में 2 ब्रांचेज थी, पटना के आसपास ब्रांचेज थी, बिहार में ही थी करीबन 8-10 ब्रांचेज, तो इंदौर में, सब जगह। लेकिन जब कोविड आया, कोविड में कुछ समय के लिए, जब पहली वेव आई थी, पहली वेव कुछ ही समय के लिए आई थी, तो 1-1.5 महीने के लिए लॉकडाउन रहा था, 2 महीने के लिए, तो कोचिंग बंद हुई। तो उस दौर में क्या हुआ कि ऑनलाइन कोचिंग के रिसोर्सेज आ गए। पहले आप सोचिए कि मैं पढ़ा मुखर्जी नगर से रहा था, लेकिन पटना में भी मेरी ब्रांच थी और सैटेलाइट से क्लास चलती थी और बच्चा देखने आता था टीवी पे। तो जब मैं बच्चे के मोबाइल में पहुंच गया तो ये मुझे अनैतिक लगा कि अब भी मैं ये कहूं उस बच्चे को पटना बुला के वो मेरी उस टीवी पे देख के पढ़ेगा, ये मुझे गलत लगा उस वक्त। मैंने कहा जब वो उसके हाथ में मोबाइल आ गया और उसने इस ऑनलाइन पढ़ाई को स्वीकार कर लिया, तो अब मुझे ऑफलाइन क्लासेस नहीं खोलनी चाहिए। और उस दौर में भाई मेरा है, उस दौर में हमने ना जाने कितने हजार बच्चों की फीस भी रिफंड की, जो बच्चे रिसेंटली एडमिशन लिया था जिन्होंने। हमने कहा अब आप ऑनलाइन पढ़िए। तो उस वक्त ऑनलाइन आया 2019, 20, 21, 22 में हमने ऑनलाइन पढ़ाया। अब लोग कहते हैं अभिनय शर्मा बहुत महंगी गाड़ियों में घूमता है, अभिनय शर्मा ने बच्चों से पैसा लिया। साहब बता दूं, मैंने बच्चों से पैसा नहीं लिया, मैंने नहीं कमाया बच्चों से। जो बच्चे मेरे पास आ गए मैंने उनको कह दिया, उसने अगर ये कह दिया, आज आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं, कोई बच्चा ये कह दे कि अभिनय शर्मा को ये कहा था पैसे नहीं है फीस के और उसने कह दिया था नहीं पढ़ाएंगे, अभिनय शर्मा ने कभी फीस पर डिस्कशन किया हो, कोई ये साबित कर दे साहब, मैं गुलामी करूंगा जिंदगी भर। जिस बच्चे ने ये कह दिया कि आज मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, आज भी लाखों बच्चों के तो रिचार्ज कर दिए होंगे। आसान लगता है, मैं कहता हूं मैंने बहुत कमाया लेकिन मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने समाज सेवा भी बहुत की, मैंने लोगों के दिलों को भी समझा। मैं अपनी क्लास में बैठे हुए बच्चे की स्थिति जब देखता था कि बेटा तुम 2 दिन क्लास क्यों नहीं आए, और वो बताता था कि सर पिताजी मेरे गार्ड हैं, तो मैं चुपचाप उसकी फीस रिफंड करा देता था और महसूस नहीं होने देता था लोगों को कि यार इससे फीस ली। शायद वो दुआ है जो आज लोग कहते हैं कि ना हमारे साथ लोग खड़े, हमने कोई ट्रोल आर्मी नहीं, हमने ये कारवां बनाया है अच्छा करके, लोगों का दिल जीत के हमने कारवां बनाया। हम अपने हितों के लिए नहीं भागे कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, मैं इस कोचिंग से ज्यादा कमा लूं, ये नहीं किया। आपने सुना होगा 2019 के दौर में बहुत सारी कंपनियां थी जिनको विदेश से करोड़ों करोड़ों की फंडिंग मिली। 34,400 करोड़ की कंपनी, 60,000 करोड़ की कंपनी, उनको विदेशों से पैसा मिला। उनको कहा गया कि इस पैसे को बहाइए और बहा के एक धंधा बनाइए।
आज आपको पता भी होगा मैक्सिमम कंपनियां उसमें से डूब गई। अब वो कंपनी अगर मुझे आके ये कहती है कि यार अभिनय शर्मा आपका बहुत नाम है, आपकी इतनी बड़ी इमेज है, क्रेडिबिलिटी है, हम बच्चों से भी कुछ भी फीस नहीं ले रहे, इतनी सी फीस लेंगे, आप बताओ हमारे साथ जुड़ोगे, हम आपको इतना पैसा देंगे। तो अभिनय शर्मा पागल थे क्या? इनको भी तो गणित आती थी, तो मना कर देते। बच्चों से भी नहीं लेंगे और आपको देंगे, तो अभिनय शर्मा क्यों मना करेंगे? और वो भी विदेश से उनको फंडिंग हुई, उनका तरीका है कि वो कैसे बिजनेस बनाएंगे। हमने वो ज्वाइन कर लिया साहब, वहां से हमने ऑनलाइन एक अच्छा पैसा बनाया, जिसको हमने नोएडा जैसे शहर में निवेश भी किया। और दुनिया जानती है पिछले 5 साल में नोएडा ने किस तरीके से तरक्की की है, तो हमारा रियल एस्टेट से भी कुछ पैसा बना। दूसरी बात आती है, अब लोगों का आरोप है जब आदमी से लाखों करोड़ों लोग जुड़ जाएं तो उसकी सुरक्षा भी मायने रखती है। मैं वो नहीं हूं ना कि जो सरकार की चाटुकारिता इसलिए करता रहूं कि मुझे Z+ और Y+ दे दो, मुझे भी अपनी सिक्योरिटी चाहिए। मैं वैगनार में नहीं चलूंगा ना साहब, आजकल नई गाड़ियों में भी आग लग जाए तो मैं अपनी सुरक्षा के लिए एक अच्छी महंगी गाड़ी भी रखूंगा, अपने बच्चों को भी एक महंगी गाड़ी रखूंगा। अब आप कहेंगे कि यार अभिनय शर्मा तो कहीं भी रह लेगा, कैसे रह लेगा? आप तो बड़े बड़े नेताओं के जो है थप्पड़ लगवा देते हैं। अभिनय शर्मा भी एक ऐसी सोसाइटी में रहेगा ना जिसके गेट पे ही चेकिंग होके आप अंदर जा पाएंगे, तो अभिनय शर्मा को एक अच्छे घर में भी रहना पड़ेगा। तो ये किसी को नहीं दिखता। मैंने एक पॉडकास्ट में ये कह दिया कि साहब मेरे पास एक कंपनी आई और वो मुझे बोली कि आप हमारे साथ काम कर दीजिए कंपनी छोड़ के, तो मैंने उसको बोला कि मैं 50 करोड़ रुपए लूंगा। जब मुझे कहीं नहीं जाना तो मैं बोलूंगा, दे देती वो 50 करोड़। मैंने बोला मैं लेता हूं, दिए नहीं ना किसी ने। जिस कंपनी की मैं भी आपको बात बता रहा हूं कि जिनके साथ मैंने काम किया 4 साल 5 साल, वो कंपनी एक दिन ये बोली कि अब आप यूट्यूब पे फ्री नहीं पढ़ा सकते, अब आप यूट्यूब पे फ्री नहीं पढ़ा सकते। मैंने उस दिन ही छोड़ दिया और 7 दिन के अंदर मेरे घर पे कोर्ट का नोटिस आया जिसमें लिखा हुआ है कि 15 करोड़ रुपए आपको देने होंगे, एक्स पार्टी ऑर्डर। हमारे दिल से पूछो ना, ज्वाइनिंग लेता है अभिनय शर्मा, 50 करोड़ मिला नहीं, लेकिन अभिनय शर्मा कहीं इसीलिए छोड़ के आया है कि उसकी विचारधारा अब मैच नहीं कर रही, वो यूट्यूब पे फ्री पढ़ाना चाहता है, उसके लिए उससे 15 करोड़ रुपए भी मांगे। हम वो शिक्षकों में से नहीं जिसने कह दिया साहब तुम निकाल रहे हो तो मैं नहीं दूंगा, हम दे के आए हैं, हमें कोई गलत नहीं कह सकता। आज उस कंपनी का फाउंडर भी आप पूछ लेंगे तो गलत नहीं कह सकता, क्योंकि हम लौटा के आए हैं, हमने जमीर नहीं बेची, हमने गरीबियां नहीं बेची, तब हम यहां आए हैं। तो बात कहना बड़ा आसान होता है, हमने हमेशा गलत के खिलाफ लड़ा है। बच्चों के साथ गलत हुआ साहब, 2024 एसएससी की बात आपको बताता हूं। अभिनय शर्मा अपने पैसे से 40 लाख रुपए खर्च हुए थे, 7 दिन दिन रात एक कर दी थी, वकीलों के साथ बैठ बैठ के रिजल्ट रिवाइज करा दिया था एग्जाम के एक दिन पहले। 1100 नए लोगों को मौका मिला था। जिगरा चाहिए दूसरों के लिए सोचने के लिए, और उसमें से तमाम लोगों को नौकरी मिली। सोचिए जो बाहर हो गए थे लिस्ट से, एसएससी को झुका दिया था। एसएससी के आपको पता होगा सेंटर्स खराब थे। 2017 में हमने प्रोटेस्ट किया, हमने डिमांड रखी सीबीआई जांच की, 7 साल रिपोर्टिंग दी है सीबीआई में, जाके एक एक सबूत दिए। लोग कहते हैं, सोचिए उस रिपोर्ट में से एक लाइन निकाल के लोग चलाते हैं अभिनय शर्मा का नाम है, और वो लाइन छुपा लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है अभिनय शर्मा डिड नॉट सॉल्व द पेपर, बल्कि उसने सारे सबूत जुटाए, विसल विलोर था मैं। इस समाज में आज विसल विलोर को इज्जत नहीं दी जा रही, जिसने स्टिंग ऑपरेशन करके एसएससी के पूरे नकल प्रकरण को खोल दिया हो, और सीबीआई के सामने सीबीआई आज लोग सड़क पे कोई पड़ा हो उसको उठा के थाने नहीं पहुंचाना चाहते हैं कि हम पे आरोप आ जाएगा। और हम वो थे जिसने अपना मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड सीबीआई को दे दिया था कि देखिए इस तरीके से पेपर लीक हुआ है। तो ये सब चीजें, इन सब बातों पे अभिनय जी शानदार सफर आपका। बस एक शब्द पे मुझे आपत्ति है आपकी, और मुझे लगता है ये गलत बोला कि आपने लिखा कि ऐसे लोगों की इज्जत नहीं। आपकी इज्जत देश में कितनी है इसका आपको अंदाजा ही नहीं है। नौजवानों से मैं बहुत बात करता हूँ, बहुत संवाद करता हूँ, घूम घूम के बात करता हूँ, तो आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप लोग नौजवानों के दिलों में, छात्रों के दिलों में कितना राज करते हैं। तो ये जो जिनकी इज्जत, सो कॉल्ड इज्जत एयर कंडीशन में बैठ के नोएडा के एंकरनियों की है, उससे करोड़ गुना ज्यादा आपकी है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप अंजना ओम कश्यप जी से इतने खफा क्यों हो गए? अगर कह दिया उसने कि आप एक जीन्स वीन्स पहन के डांस कर रहे थे, नौजवान है, मैं तो इस उम्र में भी आराम से जीन्स पहन के डांस करता हूँ। लोग मुझ पर भी कहते हैं कि भाई गंभीर हो जाओ यार, तुम बड़े पत्रकार हो गए और टाई शाई पहनो। मैं तो अभी भी, कल भी एक पब में था, अपनी पत्नी के संग था, अपनी बेटी के संग था, डांस कर रहा था। तो आप पब वगैरह में भी आज तक लाइफ में नहीं गया। मैं आपको कुछ अपने बारे में बताता हूँ। मुझे मैंने तो अपनी अच्छा लगता है। जिंदगी
मैं तो जिंदगी एंजॉय करना जानता हूँ, मैं करता हूँ, मतलब मैं एक ही जिंदगी मिली है, उसका पूरा एंजॉय करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, गाने लिखता हूँ, संगीत में हूँ, मैं हर काम करता हूँ, क्यों नहीं करना चाहिए आदमी को। आप महंगी गाड़ी रखने के इंटाइटल हैं, आपने पैसा कमाया है, आपने उसका इनकम टैक्स दिया है, आप बड़ा घर रखने के क्यों, गरीबी में आदमी जिए और गरीबी में मर जाए। अरे भाई, आप गरीबी खत्म करने का अभियान चला रहे हैं, अगर पैसा कमा लिया और आपने अपनी सुविधा ले ली, इसमें गलत क्या है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि काहे अंजना जी के पीछे पड़ गए, एक भली सी महिला, आज तक पे देश का सबसे बड़ा चैनल है और आप उसके पीछे पड़ जाते हैं, क्यों भैया? मैं आपको बताता हूँ, मैं तो पेपर लीक उद्योग पे एक वीडियो कर रहा था, जिसमें मोदी जी का ही एक आपको बयान याद होगा कि पेपर लीक उद्योग चल रहा है। तो लोगों को पता नहीं है, लोग क्या है ना, जैसे पेपर लीक को ऐसा समझते हैं यार 22 लाख लोग इफेक्ट हो गए, ऐसा लोगों को लगता है, और वहीं तक चीजें होती हैं। आप सुनेंगे भी मीडिया की कन्वर्सेशन में, 22 लाख लोगों की मेहनत को कुचल दिया गया, कोई कहेगा 22 लाख लोगों के सपनों को मार दिया गया, इस तरीके की बातें चलती हैं, जबकि इसमें भी सच्चाई नहीं है। सबको तो डॉक्टर के वैकेंसी मिलेगी नहीं। मैं इसको अलग तरीके से देखता हूं, मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि जो ये आप पेपर लीक कर रहे हैं, ये जो आप पेपर लीक की घटनाओं को नहीं रोक पाए, इसने हर साल और पेपर लीक की घटनाओं को प्रमोट किया। लोगों को ये पता लग गया यार नीट में बिना पैसे दिए नहीं होगा, तो अब पढ़ना छोड़ देंगे। तो मैं कहता हूं इस तरीके से हम देश में नकली डॉक्टर्स की एक फौज खड़ी कर रहे हैं। इसी तरीके से हम देश में एक नकली इंजीनियर्स की फौज खड़ी कर रहे हैं। आज किसी को भी इस आधार पे जेल में डाल दिया जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। मैं कहता हूं पेपर लीक देश की नेशनल सिक्योरिटी को सबसे बड़ा खतरा है। आप जो सीआईएसएफ में भर्तियां कर रहे हैं, आप जो बीएसएफ में भर्तियां कर रहे हैं, अगर वो पैसे लेके भर्तियां हो रही हैं या वो पेपर लीक के जरिए भर्तियां हो रही हैं, तो ये देश की नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा है कि कल को अगर पुलिस भी ऐसी है या फिर शिक्षक भर्ती ही अगर इस आधार पे हो रही है कि किसने कितना पैसा दिया है, तो हम देश को या समाज को खोखला बनाने का काम कर रहे हैं। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं, मैं इस पेपर लीक को सिर्फ पेपर लीक या इस करंट सिचुएशन से नहीं देखता। तो मुझे पेपर लीक उद्योग पे वीडियो बनानी थी। उद्योग में इसलिए कहता हूं क्योंकि पेपर लीक ही एकमात्र प्रॉब्लम नहीं है साहब। नीट जैसे एग्जाम के नोटिफिकेशन में यह दिया जाता है कि 200 रुपए देने होंगे, आपको बताना होगा कौन सा सवाल गलत है। आप अब इनकी मंशा देखिए, और ब्रैकेट में लिखा रहता है नॉन रिफंडेबल, वो पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। 100 ठीक सवाल इनको पूछने थे फॉर एग्जाम्पल, इनकी जिम्मेदारी थी, और अगर एक सवाल इन्होंने गलत पूछ लिया तो ये कह रहे हैं कि आप बताइए वो कौन सा गलत है एक सवाल, सोचिए, और 200 रुपए दीजिए उसके लिए। ये धंधा नहीं है। ये छोड़िए, मैं आपको एसएससी का बताता हूं, वो इनसे आगे निकल गए। वो कहते हैं कि हम 100 रुपए लेंगे एक सवाल गलत बताने पे, लेकिन उनकी हालत ऐसी है कि वो 50 में 20-20 गलत पूछ ले। एक बच्चा 2000 दे रहा है। आप सोचिए, पूरा पेपर 100 नंबर का है, तो एक बच्चा मान लेते हैं 2-2.25 रुपए दे रहा है, और 30 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। हर आदमी को रहती है मेरा सिलेक्शन ना रुक जाए। मैं कहता हूं 30 में अगर 10 लाख लोग या 5 लाख लोग भी वो पैसा पे कर रहे हैं, तो सरकार कितना पैसा कमा रही है। और हम बताएंगे गलत सवाल। नीट का बच्चा जो 17-18 साल का है, आप उससे पूछ रहे हो, उसका टेस्ट ले रहे हो, या वो आपका टेस्ट लेगा कि वो बताएगा सवाल गलत कौन सा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे एक और होती है जो हम नहीं देख पाते हैं। ये कह देंगे गलती हो जाती है, गलत सवाल बड़ी बात नहीं। मान लेते हैं मैं और आप पेपर दे रहे हैं और आपका पहला ही सवाल गलत हो गया संजय जी, और मेरा वो सवाल 100वां है, क्योंकि सीक्वेंस अलग अलग होती है। आप पहले सवाल में उलझ के रह जाएंगे, आपको तो पता ही नहीं है गलत है। आपको अपने ऊपर डाउट आएगा, सेल्फ, यार मैं गलती तो नहीं कर रहा। और वो जो डाउट आएगा वो आपके बचे हुए 99 क्वेश्चंस को भी इफेक्ट करेगा। मेरे जैसे बंदे का वो 100वां सवाल है, मुझे फर्क नहीं पड़ा। तो यही इक्वलिटी का सवाल उठता है कि आप क्या कर रहे हो। एक बच्चे को आप सही कंप्यूटर दे रहे हो, एक को खराब दे रहे हो। आप कहते हो डिजिटल इंडिया का दौर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर आप पे एक दिन में 24 लाख बच्चों का एग्जाम कराने का नहीं है। आपके कीबोर्ड माउस पे सवाल उठ रहे हैं। आप ऐसी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो जो वो एग्जाम कराने के काबिल नहीं है। जैसे आपने देखा होगा टीसीएस से हटा के एडीक्यूटी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। आपने अभी ये सीबीएसई वाला मामला देखा होगा, जिस कंपनी को दिया गया उसने बच्चों की कॉपियों को मोबाइल से स्कैन किया है। यार आपने उनके भविष्य को धुंधला कर दिया। कॉपी नहीं धुंधली हुई, उनका भविष्य धुंधला हो गया। फिर जो टीचर जांच रहे हैं, उन्होंने धुंधली कॉपी क्यों जांच दी, उन पे सवाल उठता है। तो क्या आज इस देश में सिर्फ ये जो विकसित भारत का तांडव हो रहा है 2047 में, ये झूठ नहीं लगता आपको? आप बताइए। क्योंकि कोई भी देश विकसित करने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा दो सबसे जरूरी चीज है। आज मैं भी पढ़ रहा था कि दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में 650 करोड़ का घोटाला दवाइयों कंबलों में हुआ है। ये साहब तो कट कमीशन करप्शन रोकने आए थे।
महंगाई का मां बोलने आए थे। पाकिस्तान बांग्लादेश में डीजल सस्ता क्यों है, पेट्रोल, ये उसके दाम कम करने आए थे। ये गैस को सस्ता करना आए थे। ये हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बिठाने आए थे। तो आप साहब मित्रों मित्रों कह करके हमने जिसे मित्र समझ लिया, तब वो फिर मुझे गाना याद आता है कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। सही बात है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अंजना जी क्यों भड़क गई आप पे, वो लड़ाई का सवाल है। वो रह गई बात अधूरी। इतनी सब बातें हैं कि मैं जब वो पेपर लीक उद्योग का वीडियो तैयार कर रहा था, तो इसमें भी बड़ी मेहनत लगती है साहब, आप भी जानते हैं जिस तरीके से मैं प्रेजेंट करता हूँ चीजों को। तभी 7 बजे के आसपास एक शिक्षक मुझे वीडियो भेजता है अंजना जी का कि देखिए क्या बोल रही हैं। मैंने उसके पीछे की कहानी नहीं जानी कि वो किसे बोल रही हैं, वो शायद खान साहब के उस बयान से खफाएं इसलिए बोल रही हैं, मैंने नहीं जाना। मैंने तो उसको शिक्षक समाज के दिल पे ले लिया। मेरा उस पेपर लीक उद्योग में मीडिया से 2-4 सवाल थे, बट इतना नहीं था कि मैं दिखाऊं कि ये क्या करते हैं। आपने देखा ही होगा, मैंने जब वीडियो बनाया मैंने दिखाया कि दूसरे की प्लेट से बर्गर का फ्रेंच फ्राइज उठा लेना। बताइए, देखिए मैं अपना काम कर रहा हूं तो मेरे पर्सनल हित से ज्यादा जरूरी है कि मैं जिन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं उनको सही दिशा दे पा रहा हूं या नहीं। अगर आप अपने पैसे की आत्मा बेचकर पैसा कमा भी रहे हैं तो कोई मायने उस पैसे का नहीं है। इस देश में बहुत पैसे वाले पड़े हैं और देश से बाहर भी बहुत पैसे वाले पड़े हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ होगा लेकिन सब कुछ नहीं है। जो सुकून हमें पढ़ाई लिखाई ने यही सिखाया है साहब कि मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं है, मेरा घर, मेरी जिंदगी, मेरी गाड़ी, मेरी दुनिया से बाहर निकल के आप और कितने लोगों का जीवन बदल पाए हो, ये इतिहास में दर्ज होता है। अंजना जी क्यों इतनी बौखला गई, आप सोचिए। उनको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट एक दिन के लिए बंद करना पड़ा। वजह सोचिए ना। अब इस पे आशुतोष जी ने कह दिया कि संगठित एजेंसियां आपके लिए लगा दी गई। मैं आपको संजय जी अपने बारे में कुछ बात बताना चाहता हूं। मैंने जिंदगी में कभी आज तक 1 रुपया पीआर और इन चीजों पे खर्च नहीं करा, क्योंकि मेरे बहुत पैसे बच्चों के रिचार्ज, बच्चों को मोबाइल भेजने, इन सब चीजों पे ही मेरा अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। मुझे जरूरत नहीं है। मैं सच के साथ रहता हूं। आप देखते हो कि कई बार मुझे लोग ट्विटर पे भी गलत लिखते हैं, मैं उनको भी जवाब देता हूं। कोई जवाब मुझसे गलत हो जाए तो मैं तुरंत ये कहता हूं, मैं साहब मुझे आपके बारे में नहीं पता था, सॉरी। ये होती है कि जब आपका दिल सच्चा है आप हर सवाल का जवाब दोगे। हम नहीं कहते कभी जाके किसी मीडिया को कि आप हमें बताइए सवाल क्या पूछोगे। हमें पता है कि जो आप पूछोगे उसका जवाब मैं अपने सरल शब्दों से दे दूंगा। मैंने आज तक की अपनी जिंदगी में गाली नहीं दी, कभी, आज तक कभी नहीं दी मैंने। सोचिए ये छोटी बातें नहीं, तो हमने निभाई ऐसे क्यों? क्योंकि मैं एक शिक्षक था और शिक्षक से पहले भी हमारे संस्कार में था कि यार मैं गाली नहीं दूंगा। जबकि आज बड़ा कॉमन दौर है साहब गालियों का, लोग दे देते हैं फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, एक अच्छा तरीका है। तो बस अंजना जी की ये बात थी कि जब साहब आपका दामन में 100 दाग है और आप दूसरों की सिलबटें गिना रहे हैं, आप दूसरों को आईना दिखा रहे हैं, ऐसा कैसे संभव है? तो एक अच्छा मौका था। वरना आप बताइए मीडिया से पंगा लेना कौन कर पाया है? जो मीडिया की हालत हुई विपक्ष नहीं कर पाया। वो एक चीज कैसे हम कर पाए? क्योंकि हमारे पास वो 12-15 साल लोगों के लिए जो किया वो एक कारवां था। उन लोगों का कारवा था और आईना ही तो दिखाया, सच बताया। आप सच को स्वीकार कर लेते। मैं उनकी जगह होता तो मैं साफ साफ एक चीज कहता साहब कि हम भी आत्ममंथन करेंगे और शिक्षकों को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है, और जो है दोनों मिलकर के देश हित में काम करेंगे। अगर शिक्षकों को ये लगता है कि हमने पेपर लीक या इन मुद्दों को उतने मुखर तरीके से नहीं उठाया है तो अब हम उठाएंगे और हम शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। मैंने तो लिखा भाई, मैं एक पार्टी फंक्शन में फटी जीन्स पहन के डांस कर रहा हूं, इस चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पे दिखाया जाना, मैं टी शर्ट रिपीट नहीं करता, ये कितने बड़े मुद्दे हैं, मतलब कि इन पे आप चर्चा करके पर्सनल अटैक पे आ गए। यही सेम काम पूरी की पूरी सत्ता पार्टी, पूरी की पूरी मीडिया और इनके जो समर्थक हैं वो ये सेम काम करते हैं कि आप किसी भी देश हित के मुद्दे को उठाइए, ये तुरंत पर्सनल अटैक करेंगे। इनके पास दो ही जवाब है। नेहरू क्या करते थे, 70 सालों में क्या हुआ? इनके पास जवाब है मुलायम की सरकार में भी ऐसा होता था, मायावती की सरकार में भी ऐसा होता था। उन्हीं सब बातों से परेशान होकर के जनता ने आपको चुना। आपके खुद के बयान है, मुझे 50 दिन दे दीजिए,
मुझे 40 दिन दे दीजिए। मैं इन लोगों से ही पूछना चाहता हूँ, मीडिया से ही पूछना चाहता हूँ, जिस दौर में 22-23 लाख बच्चा नीट का परेशान था, निराश था, हताश था, जिस दौर में 20 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की खबरें आई हो, क्या उस देश में प्रधानमंत्री की कोई संवेदना, सहानुभूति उनके प्रति नहीं बनती थी? मन की बात में उनकी चर्चा हो सकती थी? हो सकती थी ना? तब आप कह दें कि नहीं, सामने वाले का इंटेंट तो बिल्कुल सही है। इंटेंट बिल्कुल सही है तो रात के 12 बजे ही 53 और 29 रुपए क्यों बढ़ जाते हैं एलपीजी? दिन में बढ़ा लीजिए। अच्छा, रात में क्यों बढ़ते हैं आपके हिसाब से? रात में क्यों बढ़ते हैं? अरे मतलब रात में बढ़ते हैं कि जिससे क्या है कि वो ये ना कि तुरंत कोई न्यूज बनी दिन भर से, कहीं ऐसा ना हो कि ये चिंगारी पकड़ ले शाम तक, तो अब सुबह 10 बजे लोग उठेंगे, अच्छा रात में बढ़े थे, बात पुरानी हो गई। अब तो सब कुछ न्यू नॉर्मल हो गया ना साहब। अब आप लेकिन देखिए, चिंगारी तो आप लोगों ने भी लगा दी। आप करते नहीं करते, बट मैंने देखा है संजय जी कि ज्यादातर जिम्मेदार लोग एक काम करते हैं, शायद आप भी करते होंगे, मैं तो करता हूँ, जब कैब में बैठते हैं कैब ड्राइवर से पूछना हालातों के बारे में, कहीं भी जाएंगे पूछते हैं। मैं भी ये करता हूँ, बहुत करते हैं हम लोग, ये हमारा ये बड़ा काम है। बिल्कुल फेवरेट काम है मेरा, ये मेरा फेवरेट काम है। तो मैं अब जब पूछता हूँ तो कई बार पता है क्या देखता हूँ, मुंबई गया, देख रहा हूँ इधर बांद्रा में शाहरुख साहब का घर, सामने कितनी बड़ी बिल्डिंग और बगल में गंदी सी जगह जहां पे गद्दे डाल के लोग सो रहे हैं। मैं पूछता हूँ यार ये हालत है मुंबई की, हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे साहब सब सरकारों में ये होता है। यानी अब उस अत्याचार के तले दब दब के लोग पहले निराश हुए और अब हताश हो चुके हैं, आशा खो चुके हैं। उस आशा खोने के दौर में मेरे जैसा आदमी हिम्मत नहीं करेगा। मैं खुल के कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं कि मैं बदलूंगा इस देश की राजनीति। क्या इस देश में सिर्फ मोदी और राहुल ही है कि भाई, और मोदी नहीं तो कौन? ये देश खाली हो गया है क्या वीरों से? ये देश खाली हो गया है क्या इंटेलेक्चुअल लोगों से? आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी नहीं तो कौन पे? ये बड़ा सवाल उठता है सर। यही सवाल उठता है, यही सवाल दिया ना हमने 10 साल तो पूर्ण बहुमत की सरकार दे दी आपको। सही बात है। देखे भुगत भी लिए, क्या भुगत रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए कि साहब मैं एक बात नहीं समझ पाया कि आप सब, खान सर हो गए, आप हो गए, बाकी बबता जी हो गई, सब लोग टीचर हो, अच्छे टीचर हो, लाखों लोग बच्चे लोग आपको फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। मैं गरीब बेचारा 4PM वाला, मेरे को इसमें आपने रिसर्च करी होगी, मुझे क्यों घसीटा गया इसमें? लड़ाई आपकी थी, देश के इतने यूट्यूब चैनल है, मैं क्यों बार बार, कभी मोदी जी पहलवानों के मामले में बंद करना तो मेरा चैनल बंद कर देते हैं, ईरान पे बोलूं तो मेरा चैनल बंद करते हैं, गोदी मीडिया भी मेरे पीछे पड़ गई। दो बातों से इस बात को क्लियर करूंगा कि पहली ये चीज जो शिक्षकों ने मीडिया पे हमला बोला, ये सिर्फ एक 2 कौड़ी वाली बात का रिजल्ट नहीं था। बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारे पेपर लीक जिनको मीडिया ने नहीं दिखाया और सरकार से सवाल नहीं पूछे। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को आए हुए 6 साल हो गए, मीडिया ने नहीं पूछा लागू क्यों नहीं हो रहा। कभी आपने सुना? लोगों को तो पता ही नहीं, लोग तो धर्मेंद्र प्रधान के पीछे पड़ रहे हैं। कभी आपने सुना कि मीडिया ने जितेंद्र सिंह साहब का इंटरव्यू किया है कि एसएससी ठीक से काम नहीं कर रहा, यूपीएससी ठीक से काम कर रहा? नहीं, कभी नहीं इंटरव्यू दिया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस शिक्षा पे नहीं हो रही। लोगों को तो ये लगा कि ये भी प्रधान साहब के अंदर ही आता है एसएससी जीडी की समस्या। नहीं, वो शिक्षा देखते हैं, स्किल देखते हैं, वो स्किल जिस प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना में 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, सीएजी की रिपोर्ट कहती है, मैं और आपने। तो क्या है कि ये संगठित थी बहुत सारी चीजें 2, 4, 5 साल से, जो फटा। ये समझना पड़ेगा मीडिया को कि ये सिर्फ 2 कौड़ी का नतीजा नहीं। सेम चीज क्या है कि आप भी मीडिया को बीच बीच में, और जो मुद्दों पे जो आप आवाज उठाते हैं, तो एक छोटा अगर मौका मिल रहा है, एक ही पिटीशन दायर हो रही है, बराबर फीस ली जा रही है, बराबर खर्चा लग रहा है, तो क्यों ना आपको भी लगे हाथ लपेट लिया जाए। समझ रहे हैं? तो ये बात है। और लोगों ने लोग कह रहे हैं अब ये लोग नाक रगड़ेंगे, मतलब भीख मांगेंगे, अंजना जी ने डिफेमेशन कोड लगा, ऐसी मैं देखता हूँ ट्विटर पे पढ़ रहा हूँ। कर मेरे लिए भी लिख रहे हैं, आपके लिए भी लिख रहे हैं, दोनों के लिए लिख रहे हैं, कई लोग खान सर के लिए भी लिख रहे हैं, सबके लिए लिख रहे हैं। लेकिन हम लोग तो नाक बहुत बड़ी है, रगड़ के भी घिसेगी नहीं, रगड़ेंगे नाक। मैं तो हैरान था कि कभी कभी ये कहावत कही जाती है, नाक कटी मुंह बन गया। 24 घंटे में मैंने, जब मेरी टीम ने रिकॉर्ड भेजा कि लगभग 48,000 सब्सक्राइबर 24 घंटे में बढ़ गए इस मुकदमे के बाद, तो मैंने कहा अंजना जी के मैं मिठाई का डिब्बा भिजवाऊं, उनके चरण छूं कि 48,000 सब्सक्राइबर 24 घंटे में, लाइन लग गई है। मैं कहा ऐसा मुकदमा हर महीने में एक हो जाए तो चैनल बहुत अच्छा हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा मेरा तो। मतलब ये तो जब मोदी जी ने पहलगांव वाले मामले में हमने पूछा भाई सरकार कहाँ है, तो उन्होंने हमारा चैनल ये कहा कि साहब ये यूट्यूब से आया कि एंटी नेशनल है, चैनल बंद कर दिया जाता है। हम गए सुप्रीम कोर्ट, प्रिंसिपल जी गए, हमारे लॉयर बहुत अच्छे हैदर और तला साहब को सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली नोटिस जारी कर दिया। तीसरे उन्होंने चुपचाप चैनल खोल दिया। तब तक दुनिया के जितने बड़े अखबार हो चैनल से सब पे ही आया कि भैया 16 पाकिस्तान के बंद और भारत का एक 4PM बंद।
दुनिया में लोग मुझे खून ढूंढ के सोच रहे कि भैया ये कौन पाकिस्तानी है पैदा हो गया। हम रोज पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं और ये हमें कह रहे हैं एंटी नेशनल हो गए। हमने कहा भाई ये गाली मत दो यार, एंटी नेशनल मतलब बाकी तो एंटी नेशनल तो गिरफ्तार करो, चैनल बंद करने से क्या होगा। मैं खुला वही कह रहा सुप्रीम हूँ कोर्ट। कि आज मुद्दे उठाना अपराध हो गया है, सवाल पूछना अपराध हो गया है, व्यवस्था से आप जवाब मांगने जाएंगे तो आप अपराधी हैं, आपको गालियां दी जाएंगी, आपका मजाक उड़ाया जाएगा, आपके खिलाफ अभियान चलाए जाएंगे। आजकल वो पीआर वाला बहुत गेम चलता है ना, सबसे ज्यादा तो खर्चा विज्ञापनों पे और पीआर पे सत्ताधारी पार्टियां ही कर रही हैं बहुत आसानी से। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये सब करके बेरोजगारी कम हो जाएगी, क्या पेपर लीक रुक जाएंगे, अस्पताल बेहतर हो जाएंगे, शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी, तो ये कर लीजिए। अगर हमें अपराधी घोषित करके, एंटी नेशनल घोषित करके आप जैसे लोगों को ये सब समस्याएं सुलझ सकती हैं, मतलब सच मत पूछिए, सच मत पूछिए कि 2047 में विकसित कैसे होगा भारत, जिस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब है। आपने अभी देखा होगा कि एक राजेश एक्सपोर्ट स्कैम करके सामने आया है। सेबी का काम था ये देखना, सेबी का काम था समय समय पे ऑडिट करना, इंटरवीन करना, और वो सेबी ऐसा नहीं करती, बल्कि 7 महीने पहले एक आदमी इस बात की शिकायत करता है और 7 महीने लग जाते हैं सेबी को ये देखने में कि इस आदमी ने तो घोटाला कर दिया। इस आदमी ने 13,000 करोड़ लोगों का डूब गया साहब। आप बताइए एलआईसी पे कितना भरोसा करते हैं लोग कि भाई मेरा पैसा 25 साल बाद इतना होगा। एलआईसी उस कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठी है। क्या ये देश को क्षति नहीं है कि सिर्फ सेबी की जो है गलती वो देश भुगत रहा है? तो यहां सेबी ठीक से काम नहीं कर रही और एलआईसी ने कैसे निवेश कर दिया। आप कहते हो साहब डेटा चेक करके करो, बेचारी ने डेटा चेक करके किया होगा लेकिन डेटा ही फर्जी था। तो ये सब किसकी जिम्मेदारी है? फिर जब सवाल उठा दो कि सेबी ठीक से काम नहीं कर रहा, फसाई ठीक से काम नहीं कर रहा, अगर फसाई ठीक से काम कर रहा होता तो भारत का आम जो है जापान से लौट के आया है, ये नेशनल बेइज्जती नहीं है, है? सही बात। तब आप नहीं देख रहे कि एडल्टेटेड सब्जियां बिक रही हैं, पनीर बिक रहा है। आप मीठे के शौकीन हैं संजय जी? खूब बेसन लड्डू खाता हूँ, जलेबी खाता, दिवाली पे खाते हैं आप मीठा? अरे वो बड़ी नकली, हर बार आते हैं नकली खोया आप मीन मार लेते हैं। सोचिए आप उस देश में रहते हैं जो अभी 20 साल बाद विकसित हो जाएगा, लेकिन आप दिवाली पे ये कह के मिठाई नहीं खाते इन दोनों बड़ी नकली आती है। कितने असहाय हो गए हम लोग कि हम नकली पे आवाज नहीं उठा पा रहे। आपको एक बात बताता हूँ बड़ी कमाल की। आपको पता है मुझे हल्दीराम से कॉल आया, एक वीडियो वायरल हुआ है साहब जिसमें मैंने कहा है कि फ्रोजन फूड का दौर है और आपको कई कई महीनों पुराना खाना खिलाया जा रहा है। तो हल्दीराम का कहना है कि आप ये वीडियो हटा दीजिए साहब। हमने सोचा पहले हम डिफेमेशन करें या कुछ ऐसा करें, तो ये वीडियो आप हटा दीजिए। तो मतलब इस देश में गलत होता रहे, कोई उस चीज को उजागर नहीं करेगा। क्या फूड में ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए? कुछ भी खिला के पहले लोगों को बीमार कर दीजिए, फिर एक साइड से इंश्योरेंस बिकवाइए। इंश्योरेंस बेचने वाला इतना पीछे पड़ जाएगा, आपको मजबूर कर देगा लेने के लिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा। वो जो खराब फूड खा के आप भाई साहब हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो आपका अप्रूवल आने में आपकी नाक रगड़ जाएगी, अप्रूवल नहीं आएगा। हो सकता है बोल दिया जाए कि ये बीमारी तो इसमें कवर ही नहीं थी, ये तो आपको पहले से थी। इतने आपसे बहानेबाजी की जाएगी, ओपीडी कवर नहीं होगी। एक बात बताइए, क्या ये जो हेल्थ इंश्योरेंस ये सिर्फ कैंसर और बड़ी बीमारियों के लिए है? लोगों को सर्दी जुकाम खांसी भी होता है। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब क्या है? फिर कह दीजिए ना, इसका नाम रखवाइए सरकार, अधूरा हेल्थ इंश्योरेंस रखिए ना, अधूरा हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें खांसी जुकाम सर्दी के ओपीडी कवर नहीं होंगे। आप क्या बेच रहे हो लोगों को साहब? तो आप सोचिए हेल्थ इंश्योरेंस की स्थिति ये। आपको मैं एक डेटा पढ़ रहा था जिसमें मुझे पता चला कि ओपीडी फीस के चलते कई % लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में चले जा रहे हैं हर साल। सरकार को अच्छा है, सरकार कहती है कि देखो तुम 2-4 लोग हो बोलने वाले, गरीब के पास ना हिम्मत है, ना पैसा है, ना टाइम है कि वो सवाल उठाए, वो तो अपनी समस्याओं से ही लड़ रहा है। मिडिल क्लास को फुर्सत नहीं है, वो सोच रहा है ये जो 40-50-60 हजार कमा रहा हूं ये भी ना हाथ से चले जाए, वो बोल नहीं रहा। अमीर को जरूरत नहीं है तो कौन बोलेगा देश में? शिक्षकों को जरूरत नहीं पड़ी, आप बताइए। और किसने, किस संविधान में लिखा है कि शिक्षक देश की व्यवस्था पे सवाल नहीं उठा सकता? आप तो पढ़ाने पे ध्यान दो। कल मुझे लिखना पड़ा कि अभिनय मैथ्स का मतलब मैथ्स में एक्सरसाइज 2 चैप्टर 3 नहीं है। अरे गणित की भाषा से अर्थव्यवस्था समझी जाती है, जीडीपी समझी जाती है, ग्रोथ समझी जाती है। मैं ये समझ पा रहा हूं कि अभी भारत 2047 में इन कर्मों से विकसित नहीं हो पाएगा, मेरी गणित बता रही है मुझे।
ठीक आप बात भी है, जाते होंगे, आपकी गणित बताती होगी कि आप मुंबई कितनी देर में पहुंच जाएंगे, फ्लाइट मिलेगी इतनी देर पहले पहुंचना है। गणित साहब जिंदगी जीने का तरीका है गणित। आप कह रहे हम मत बोलिए, तू अपना गणित पढ़ाने पे ध्यान दे। क्या कर लूंगा मैं गणित पढ़ा के, अगर हर बार पेपर लीक होता ही रहेगा तो? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं ना भाई कि सिर्फ अपने हितों की बात करूं। आज इस देश में क्या हो गया साहब, हर आदमी अपने स्वार्थ और हित के लिए काम कर रहा है। जनहित में जनता का हित बचा नहीं है। लोग राजनीति में भी इसलिए जा रहे हैं कि उनके हित हैं। देखो ना, सब पे आरोप लग रहे हैं। एक आईएएस कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो उसकी सैलरी से अलग है, कहीं और से पैसा नहीं ले सकता, लेकिन रवि किशन कर सकता है। हम फटी जीन्स में नहीं नाच सकते, लेकिन रवि किशन जहां मर्जी डांस कर सकते हैं। उनको कोई आपत्ति नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं। वो संसद भवन में समोसा और इन सब चीजों पे बोल बोल के पॉपुलैरिटी हासिल करके अपनी फिल्म चला सकते हैं, उसी दौर में फिल्म बना सकते हैं। कंगना जी को भी लगा कि यार इतनी सारी बैक टू बैक फिल्म फ्लॉप हो गई, संसद में बोल करके चलिए अब एक हम भी ऐसी फिल्म बनाते हैं और जिसमें कोई नैरेटिव चलाते हैं। तो ये सब हर कोई काम कर रहा है। संसद में हमने किसको भेजा था? नीति बनाने के लिए। ये लोग बाहर मूवी बना रहे हैं, तो शिक्षक क्या करे? शिक्षा मंत्री शिक्षा का काम कर रहे हैं, वो चुनाव जिताने में लगे हुए हैं। आप कह रहे हो शिक्षक अपना काम नहीं कर रहे। मोदी साहब पिछले 5-7 सालों में विदेश मंत्री का काम कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है अपना काम यहां? आप बताइए। अब एक हॉस्पिटल मैं देख रहा था, कोई तो एक हॉस्पिटल शायद यही था जिसने शायद 162 करोड़ का चंदा दिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। इसको आप रखिएगा, डेटा एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, होगा तो डालिएगा। तो सोचिए वो हॉस्पिटल क्या एक नागरिक को असहाय समझेंगे या उसको वो कस्टमर समझ के काटने का सोचेंगे? अब हालात ये है कि रिपोर्ट गलत निकल जा रही है। मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं, यार इसकी रिपोर्ट गलत आ गई, लिवर कैंसर आ गया अगले को, परेशान है। ये लोग रिपोर्ट ऐसी आपको डरा देंगे कि आपका ऑपरेशन 3 घंटे में होना जरूरी है, क्योंकि इनको टारगेट मिले हुए हैं। क्या काम किया सरकार ने स्वास्थ्य पे कि आज कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, आज कोई सरकारी स्कूल नहीं जाना चाहता? ये विकसित भारत के नक्शे कदम है। और आप कहते हैं शिक्षक बोलेगा नहीं साहब। मैं आज भी यही सोच के आया था, नहीं बोलूंगा, उदास हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है कि जब आप अपने भाई आपकी बातें सुन के लगता है कि बहुत दिन दूर नहीं है कि जब अपने शर्मा किसी सदन का हिस्सा होंगे, लोकसभा, राज्यसभा या किसी और हाउस का। राजनीति में जाने की इच्छा है? पहले तो नहीं थी, लेकिन अब लोग ही कहते हैं, बड़े बड़े लोग ही ये सिखाते हैं कि यहाँ पे बोलने से कुछ नहीं होगा। लोग कमेंट में कहते हैं बोलने से कुछ नहीं होगा, देश हित के फैसले तो संसद में लिए जाते हैं। लेकिन मैं राजनीति जाऊंगा संजय जी, लेकिन मैं राजनीति बदल के राजनीति जाऊंगा। मैं ये आपको कह के जा रहा हूं, आज कभी मिलेंगे हम 8-10 साल बाद, कि मैं राजनीति बदल के राजनीति जाऊंगा। पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे, अपनी बनाएंगे? अभी तो ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, बट हाँ ये है कि जो मेरी विचारधारा है, जो मेरा मुद्दों को लेकर के नाराजगी है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी पार्टी का चड्डा पहन लूंगा, वो तो नहीं होगा कभी जिंदगी में। राघव चड्डा पे कमेंट कर रहे हैं आप? नहीं, मतलब मैं बताना चाह रहा हूं ना कि लोग सोचिए विचारधारा बदल देते हैं, और हमारे देश की जनता को भी ये समझना पड़ेगा। मैं उस वक्त भी पता है बड़ी आवाज इस पे उठा रहा था और बोल रहा था कि यार एयरपोर्ट पे 15 रुपए का समोसा 10 में बिके, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। जो एयरपोर्ट तक पहुंच गया साहब, वो 10 का 15, 15 का 18 में ले लेगा। बड़ा मुद्दा ये है जो आज आप देखेंगे, एनडीटीवी ने भी पोस्ट किया है, किस तरीके से यूपी में दरोगा भर्ती, कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया में बच्चे कैसे ट्रेन में भर भर के जा रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा है, रेल बड़ा मुद्दा थी फ्लाइट से ज्यादा। इस पे लेकिन बड़ा मुद्दा उनके लिए है कि अब्दुल की चूड़ी टाइट हो गई, किसी के घर से हरा झंडा उतर गया, केसरिया फहर गया, मंदिर मस्जिद के नीचे मंदिर था। ये बड़े मुद्दे हैं, देश को विकास पे ले जाने के ये बड़े मुद्दे हैं, बाकी मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। इस जो आप पे मुकदमा हुआ है, आप लोगों ने, आपने, खान सर ने, बख्ता जी ने, बाकी सब लोगों ने कुछ बातचीत करी आपस में एक दूसरे से, या इंडिविजुअल सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? ना, सबको मैंने कॉल करके कह दिया था मैं संभाल रहा हूँ, आप रिलैक्स रहें। आपने मुझे तो कॉल नहीं किया, मैं भी आपके चक्कर में फंसा हुआ था। बताइए। अरे नहीं, अब आप आ गए ना, अभी आपका नंबर नहीं था मेरे पास, आपका नंबर नहीं था। नहीं अपने भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, और मुझे तो अब मैं आपको परेशान। लास्ट चीज कहूंगा कि मंदिर या आस्था, भारत देश रहा है इन सब चीजों का, और अच्छी चीजें। हम कहते हैं आप बनाइए 4 अस्पताल और वहीं पे मंदिर हो, क्योंकि भगवान
के पास तो आखिरी में जाना ही पड़ता है साहब। रांची रेफर कर देगा दिल्ली, और दिल्ली में भी इलाज नहीं हुआ तो रेफर टू गॉड, लास्ट में तो रेफर टू गॉड ही है। तो सब कुछ होना चाहिए, बैलेंस कैसे बनेगा? शिक्षा पे भी काम होना जरूरी है, स्वास्थ्य पे भी काम होना जरूरी है। मैं तो कहता हूं कि हम गंगा को मां मानते हैं तो कर दीजिए गंगा की सफाई। हम गाय हमारे लिए इतनी सम्माननीय है तो रोक दीजिए बीफ कानून ले आइए, कानून ले आइए। कानून। सिर्फ आपके नारों में देश प्रेम दिखता है मगर सच्चाई कुछ और है। नकाब, मैं एक चीज, रवि जी तो ये कहते हैं कि सब मरेंगे, मैं कहता हूं नकाब सबके उतरेंगे, जितने भी लोग सच छुपा के बैठे हैं सबके उतरेंगे। हमारे बारे में साहब इतना होने के बाद क्या निकला कि एक फोटो कोई दिखा रहा है कपिल सिब्बल के साथ बैठा है, बच्चों की PIL के लिए गए थे जी उनके पास। अरे तो कपिल सिब्बल MP हैं, बड़े वकील हैं, उनके पास जाना कौन सा गुनाह है? हाँ मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे गीतकार हैं, यानी कितने गाने लिखे हैं, देश के सबसे बड़े वकील हैं, सबसे अच्छे इंसान हैं, ना जाने कितने गरीबों के मुकदमे फ्री लड़ते हैं। मुझ जैसे पत्रकार के लिए भी 2 बार खड़े हुए, सुप्रीम कोर्ट में पहली बार खुलवाया, जब दोबारा ईरान के पक्ष में बोले में मेरा अभी 2 महीने पहले बंद कर दिया। तो कपिल सिब्बल जी, उनके बेटे अखिल सिब्बल, मुझसे एक पैसा नहीं लिया, घर पे बढ़िया खाना और खिलाते हैं। तो कपिल सिब्बल कोई ऐसे इंसान है जिनके पास जाना गुनाह है? वो हीरा है, वो नगीना है देश के। इन जैसे लोग होने चाहिए जो उमर खालिद के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जो बेकसूरों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे लोग तो होने चाहिए और सम्मानित करना चाहिए। आप संजय जी यकीन नहीं करेंगे, पता नहीं आप इस बात का, आप पुराने हैं शायद करें यकीन, कि मैं 12वीं क्लास तक, जबकि मैं तो गांव से ही रहा, ये नहीं जानता था धर्म वाली बात। कितनी अच्छी मुझे 12वीं क्लास तक नहीं समझ थी। मुझे ग्रेजुएशन में पता चला कि यार धर्म से ऊपर एक ये भी है कि ये बिहारी है, कि मुझे कॉलेज में पता चली। तो मैं वही देख रहा हूं कि हमारे समाज का पतन हुआ। हम आज लाख ये कहें कि विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, बट हम एक असभ्य और अविकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। स्थितियां खराब हो रही हैं। धनिये की महक खत्म हो गई, अदरक की महक खत्म हो गई, नकलीपन का दौर आ रहा है जिसमें सिर्फ पेपर असली बिक रहा है। पेपर असली बिक रहा है। तो ये चिंता की बात है, ये चिंता की बातें हैं। अब भाई मैं आपको ना, मैं महीने में 1-2 बार परेशान करता रहूंगा, मुझे ऐसे बोलने वाले लोग बड़े अच्छे लगते हैं। और नोएडा आ रहा हूँ बहुत जल्दी आपके घर पे चाय पीने के लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो ये थे अवनय मैस, पूरी बात आपने सुनी। लाखों करोड़ों बच्चे दीवाने हैं, चाहे खान सर हो चाहे अवनय मैस हो, और ये गोदी मीडिया जो आपके और मेरे टैक्स के पैसे पर पल रही है, न दिन भर अब्दुल की चूड़ी टाइटें दिखाती है। उसको क्या मिला? उसके हिस्से में सिर्फ दौलत आई, आपके अंदर नफरत आई। इस बातचीत को आप दिल से संभाल के रखिए, सहेज के रखिए, क्योंकि अवनय जैसे नौजवान बहुत कम होते हैं जो देश के लिए इतना संघर्ष कर रहे होते हैं। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।